तो ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 47 है और इसमें आपको फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है 2019-20 का और प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है 1.6% ऑफ जीडीपी सेम फाइनेंशियल ईयर यानी 2019-20 का ही। और आपको बताना है कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना था उसी ईयर में, कितना रहा होगा। तो आपको अगर फिजिकल डेफिसिट का डेफिनेशन पता होगा कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है, सॉरी, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपको बताना है इंटरेस्ट पेमेंट, तो सिंपली आप इस इक्वेशन को ही सोल्व कर दे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू 3% मिल जाएगा। बस आपको डिफिनेशन याद रखना है कि फिजिकल डेफिसिट में प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होगा। बस इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हो सकते हैं एक दो और भी। रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब भी फॉर्मूला आप याद रखें तो अच्छा होगा आपके लिए। और ऑप्शन में भी 3 दिया हुआ है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 48 को भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है और ये आपका डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें ऐसे अगर फंक्शन दिया हो तो सिंपली आपको याद रखना है कि माइनस बी ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फिलहाल एक बार हम करके भी देख लेते हैं कि माइनस बी आता है या नहीं। अब जैसे देखिए ये फंक्शन है और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो जब इसमें इसका मतलब कि आपको इसका डेरिवेटिव का जरूरत पड़ेगा पी के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए मैंने पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिखा है क्योंकि एक ही वेरिएबल सिर्फ पी है, इनकम वगैरह कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखा है। तो आपको पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो दी हुई हैं। अब जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप निकालिएगा इसका तो आप कुछ ऐसे होगा, ये सिंबल है फर्स्ट डेरिवेटिव का और ये माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए पहले से है और पी पे जो एक पावर है वो कम हो जाएगा, यानी कि ये माइनस बी माइनस वन हो जाएगा, माइनस बी माइनस वन। तो ये हो गया। अब देखिए ये P में माइनस बी है और P में माइनस वन है, तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन है तो आप P में माइनस वन को, जो P में माइनस वन है उसे आप चाहे आप ऐसे करें कि जैसे आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दे दिया और यहाँ पर लिखा P और यहाँ पर लिखा P और फिर उसमें माइनस वन पावर दे दिया। तो ऐसे भी इसे आप लिख सकते हैं, इसे ऐसे तोड़ सकते हैं। और ये P माइनस वन को आप 1/P भी लिख सकते हैं, 1/P ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की आप कोशिश करें तो आप इसको टोटल को ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। P को मैंने B के नीचे ला दिया और यहाँ एक माइनस है पहले से। अब देखिए, अब ये ए पी माइनस बी जो है ये क्यू के बराबर है। जब क्यू के बराबर है तो इसी इक्वेशन को जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको रख लिया और यहाँ पर कर दिया क्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने यहाँ माइनस बी लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय क्यू बाय पी। तो फाइनली ये फॉर्म आपने निकाला फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी का। अब इसी को हम जो मेन इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है उसी में रखेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि डी क्यू डी पी के जगह पे हम इसे रखेंगे, यानी फर्स्ट डिराइवेटिव की जगह पे हमने इसे रख दिया और बाकी ये जो पोर्शन है ये इसी तरह रहेगा। इसमें वैल्यू तो दिया नहीं है, हम वैल्यू रख भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ से भी फिर भी ये सोल्व हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये P और ये P कट जाएगा और ये Q कट जाएगा, यानी फाइनली जो आपका आंसर बचेगा वो होगा माइनस बी, यानी कि यही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आप सिंपली याद रखिए कि ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन में यही होता है, इसको आपको सोल्व करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं है और ऑप्शन में भी दिया हुआ है यही। तो हम मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 49 को सोल्व करेंगे और इसमें आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है और ये यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए और उसके अलावा भी इसके फॉर्मूलेज होते हैं उसे भी याद रखना चाहिए। और फिलहाल तो इस फॉर्मूले के अनुसार आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकालना है। तो ये फर्स्ट पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को ही हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कहेंगे
और विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब होगा, यहाँ वाई लिख देते हैं, तो उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो इस तरह से कुछ आपका मार्जिनल यूटिलिटी निकल के आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो अब इसे ही इसमें हमें रख देना है अब इसके वैल्यू को। तो इसके वैल्यू को रखने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 10 और 15 कटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। और उसके बाद ये जब ऊपर जाएगा यानी x बाय वाई ऊपर जाएगा तो ये y बाय एक्स हो जाएगा, यानी जब ये डिवीजन में है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y बाय एक्स हो जाएगा। और जब ये 3/5 और 2/5 को आप जोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा कि ये 3/5 और 2/5 जोड़कर 1 हो जाएगा, यानी दोनों पे पावर 1 हो जाएगा। तो सिंपली जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 2y बाय 3x होगा। तो यही आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर y और x का वैल्यू भी दिया हुआ है कि किसी वैल्यू के लिए आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट ऑफ x एंड 5 यूनिट ऑफ y। तो यहाँ पे उसी के अनुसार आप वैल्यू को रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको रखना होगा 2 इंटू 5 और यहाँ पर रखना होगा 3 इंटू 4। तो अब यहाँ देखिए कि ये जो है ये और 2 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 और ये 2 कट जाएगा, यानी फाइनली जो आपका बचेगा वो होगा 5/, तो यही 5/6 आपका फाइनल आंसर होगा। और ऑप्शन में भी दिया होगा 5/6, और इसको आप डेसिमल में लिखिएगा 5/6 को, तो मेरे ख्याल से 83 होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इसे डेसिमल करते हैं तो 0.83 हो जाएगा, और यही आपका सही आंसर है मेरे ख्याल से। हाँ, यही आपका सही आंसर है। तो ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें आपको सिंपली बताना है कि कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न्स टू स्केल क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है उसका। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप एक्सपोनेंट देख रहे हैं 3/4 और 1/4, इसी को जब आप जोड़ते हैं और वो अगर 1 हो जाता है तब हम कहते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है। लेस देन 1 होता है तो कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, और अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। बस इसी को याद रखना है। और फिलहाल यहाँ आप ऐड कीजिएगा तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, यानी 1 मिलेगा, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को सोल्व करेंगे। अब इसमें क्या करना है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। प्राइस 4 दिया हुआ है, मार्जिनल रिवेन्यू 2 दिया हुआ है। यदि आपको मार्जिनल रिवेन्यू और इलास्टिसिटी का रिलेशन पता होगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है मार्जिनल रिवेन्यू और इलास्टिसिटी का, इसे आप याद रखें तो ये आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। सिंपली अब आपको जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रखना है, और फाइनली जब आप इसे सोल्व करेंगे तो E = 2 आएगा, यानी कि इलास्टिसिटी 2 है, और ऑप्शन में भी 2 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 52 भी हम देख ही लेते हैं। इसमें लर्नर इंडेक्स दिया हुआ है 0.25, और कोई किसी भी गिवन प्राइस के लिए आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो सिंपली आपको लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला 1/इलास्टिसिटी होता है। अब इसी में अब लर्नर इंडेक्स मैंने रख दिया, तो बाकी इसको सोल्व करने के बाद E = 4 आएगा इलास्टिसिटी। तो ये भी सिंपल है, बस इस जितने भी रिलेशनशिप है आप याद रखें तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।